हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के ऊपर, यानी कि यूपी टेट। यूपी टेट में हम लोग सारे पेपर डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आज हम लोग सबसे पहले पेपर लेके आए हैं 2011 का कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी सेक्शन का पेपर। तो आज हम लोग इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के ऊपर चर्चा करेंगे और इसी प्रकार से आगे भी सारे सब्जेक्ट का एक एक पेपर लाते रहेंगे ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर रूप से होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। यहाँ पे निम्न कक्षाओं का मतलब है 1 से 5, इन्हें हम निम्न कक्षाएं कहते हैं। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास एवं वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसा खेल विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। खेल के माध्यम से कहीं ना कहीं उसका मानसिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास तो होता ही होता है, इससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का विकार है, हम लोगों ने सारे विकार पढ़े होंगे, आप लोगों ने सारे विकार पढ़े होंगे। तो डिसलेक्सिया भी एक प्रकार का विकार होता है, अधिगम से संबंधित। तो डिसलेक्सिया जो विकार है वो पठन विकार है। और कुछ विकार मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो 3-4 हैं, एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट विकार। सबसे पहले डिसलेक्सिया, जिसको हमने अभी देखा। डिसलेक्सिया क्या है? एक पठन विकार है जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे हम सब ने वो मूवी देखी थी तारे ज़मीन पर, तो उस मूवी में यही विकार था। और उसके बाद एक आता है ग्राफिया, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया लेखन संबंधित विकार होता है। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक, अगर हम लोग ट्रिक देखें तो ग्राफ जहाँ पे आ रहा है, ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर आप सबने देखा होगा, ग्राफ पेपर पे हम लिखते हैं, लेखन का कार्य करते हैं। तो जहाँ पे हम लोग लिखते हैं या लेखन संबंधित है, ग्राफ लिखा है अर्थात लेखन समस्या है। अफेजिया, उसके बाद बोलने से संबंधित। अगर हम अफेजिया को याद करने के लिए एक ट्रिक देखें तो इसमें पीएच आ रहा है बीच में। पीएच से अगर हम लोग फ़ोन याद कर लें तो फ़ोन पे हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ हेलो भाई कौन, है ना। तो ये तो अभी मजाक की बात, लेकिन फ़ोन पे जैसे हम लोग बोलते हैं तो वहाँ से अगर हम लोग याद करने की कोशिश करें तो हम लोग याद कर सकते हैं कि ये बोलने से संबंधित एक विकार है। और जो हमारा आखिरी विकार है वो है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन से आप लोग समझ सकते होंगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन में संबंधित बच्चों को दिक्कत हो, यानी कि गणना से संबंधित यहाँ पे दिक्कत हो, गणना करने में बच्चे को परेशानी हो, वहाँ पे क्या होगा? डिसकैलकुलिया। आइए अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। अब जैसा कि आप लोग को भी पता है कि अगर हम लोग एनसीएफ की बात करें या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, कहीं की भी बात करें, तो हम लोग सभी बच्चों को साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं, किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ते हैं। या उसका किसी भी प्रकार का विकार है उसके अंदर, तो ये नहीं कि हम उसको अलग कर देंगे बाकी बच्चों से। हमारा वही नारा है, सबका साथ सबका विकास। एक साथ सबको ले चल के सबका विकास करना है। तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही हम उसको भी लेके चलेंगे। हाँ, उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, अगर उसकी कोई ऐसी ज़रूरत है तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको सबके साथ ही लेके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा किसका काम करती है? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को किस प्रकार, अब कक्षा 5 का एक बच्चा है जो न्यून दृष्टि है, यानी उसको देखने में कुछ दिक्कत है, तो ऐसे बच्चों को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे? तो इसका ऑप्शन होगा सी, सही आंसर। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अब देखिए, जब वो बच्चा देखने में उसको दिक्कत है तो हम क्या करेंगे? ऑडियो सीडी के माध्यम से उसको किसी प्रकार से, मतलब वो देख नहीं सकता है बट सुन तो अच्छे से सकता होगा ना, तो हम कहीं ना कहीं ये प्रयास करेंगे कि हर एक बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाएं और उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें किसी को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। तो अगर हम ब्लैक बोर्ड की बात करें तो हम ब्लैक बोर्ड को किस तरीके से देख सकते हैं? ब्लैक बोर्ड क्या है? ब्लैक बोर्ड आता है दृश्य साधन में, क्योंकि हम लोग वहाँ पे देख के ही तो काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? इसका है ये सभी। श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सब क्या है? कुशलता से संबंधित है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, अब आपकी क्लास में कोई जिज्ञासु व्यक्ति है, जिज्ञासु बच्चा है जो बार बार प्रश्न पूछ रहा है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? इसका ऑप्शन सही है आंसर सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो उसे और प्रश्न पूछने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये तो आप सबको पता होगा, किंडरगार्टन पद्धति का फ्रॉबेल ने किया था। और एक मैं छोटा सा वीडियो भी ले आऊँगा इसके ऊपर कि बाकी जो पद्धतियाँ हैं शिक्षा की उनको एक बार डिस्कस कर लें और ट्रिक के माध्यम से उनको याद करने की कोशिश की जाए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते, आप ऐसे में क्या करेंगे? एक अभिभावक हैं आपके स्कूल में, वो अपने बच्चे उनका बच्चा आपके यहाँ पढ़ तो रहा है लेकिन वो कभी आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? एक शिक्षक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके माता पिता से मिलें, उस बच्चे के माता पिता से मिलें और उनके ना आने की समस्या का समाधान करें या जाने कि वो क्यों नहीं आ रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, इसका क्या मतलब है? इसका बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। क्वेश्चन नंबर 13, असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। असंगठित समझ रहे हैं ना, जो न्यूक्लियर फैमिली से जो साथ में नहीं रहते हैं, मतलब केवल माता पिता और बच्चा एक ही पीढ़ी जहाँ पे रहती है, उसे हम असंगठित परिवार कहते हैं। तो ऐसे जगह से आने वाला बच्चा किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कठिनाई अनुभव करेगा? स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे अगर आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। हमें हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाना है, कैसे भी करके उन्हें अच्छा उज्जवल भविष्य देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, मान लीजिए आप एक क्लास में पढ़ाते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ने में उतने इच्छुक नहीं हैं, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे आवश्यक अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, या उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे? देखिए, जो हमारा नया NCF है या फिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये सब यही मानती है कि बच्चे में कभी कोई कमी नहीं है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं शिक्षक उसको इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ा नहीं रहा है, तो हमें बच्चे के अंदर रुचि पैदा करनी है विषय के प्रति। तो ऐसे में हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम उन्हें इस प्रकार से कोई भी चीज़ पढ़ाएं या विषय का ज्ञान दें कि उनकी रुचि उस चीज़ में उत्पन्न हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं से है, तो इसका जो सही है पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन सी। जीन पियाजे के बारे में तो आपने सबने सुना होगा, और एक्चुअली मुझे ये पेपर इंग्लिश में मिल नहीं पाया, जो ऑफिशियल पेपर मुझे मिल रहा था उसका प्रिंट बहुत ही ख़राब था, इसलिए मैं इंग्लिश में ला नहीं पाया हूँ। तो आगे से मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बायलिंगुअल लेके आऊँ ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि हम लोग को पता ही है कि जीन पियाजे का अगर हम देखा जाए तो 4 अवस्थाएँ होती हैं। जीन पियाजे की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 अवस्थाएँ होती हैं, आप सबको पता होगा। सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर स्टेज, और सेकंड जो आती है वो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो थर्ड स्टेज का नाम है उसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड हमारी लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
तो अभी जैसे कि पेपर हम लोग का नज़दीक है, तो बस मैं पेपर जल्दी जल्दी डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक बार मैंने आप लोग को नाम बता दिया ताकि आपका रिवाइज हो जाए। बाकी अगर आप लोग की डिमांड होगी तो इन सब पे भी एक छोटे छोटे वीडियोज़ मैं ले आऊँगा जिस पे इन सब के बारे में जल्दी जल्दी से बात की जा सके। तो जीन पियाजे के ऊपर एक क्वेश्चन था और इसका जो सही आंसर होगा तार्किक रूप से बच्चा, यानी कि कब उसके अंदर रीजनिंग शुरू हो जाती है। तो रीजनिंग जो शुरू होती है वो पूर्ण क्रियात्मक अवस्था में होती है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को पहचाना गया था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को पहचाना गया था। तो जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात की, जो 4 स्तर थे वही जीन पियाजे के द्वारा दिए गए थे और वो इसका सही आंसर होगा जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 18। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। देखिए, जितना ज़्यादा अभिभावक सक्रिय होगा बच्चे को पढ़ाना उतना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसी भी पीढ़ी से मिलेंगे जो पहली फर्स्ट स्कूल गोइंग या फर्स्ट एजुकेशन टेकिंग पीढ़ी होगी, मतलब जो पहले बच्चे होंगे जो घर से पढ़ने के लिए निकल रहे होंगे। तो उनके अभिभावक शायद बच्चों पर इतना ध्यान ना दें, लेकिन फिर भी अभिभावकों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संवेदनात्मक, यानी कि इमोशनली वो लोग कहीं ना कहीं अटैच हों उनसे, मतलब उस लेवल पे वो लोग देख रहे हो कि बच्चा उनका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन बी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न को। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी करना। तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। हमारा जो इसका मेन ऑप्शन होगा वो होगा प्रश्न पूछना, क्योंकि प्रश्न पूछने से क्या होता है, बायलिंगुअल टॉक हो जाती है। बच्चा भी अपनी बायलिंगुअल कह रहा हूँ, दोनों साइड से टॉक हो जाती है। आप भी एक तरीके से बोल रहे हैं, बच्चा भी अपने साइड से बोल रहा है। तो जब ये चर्चा होने लगती है, एक दूसरे से प्रश्न पूछना, उसका जवाब देना, तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें जागता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रश्न पूछना। उसके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यहाँ पे खोलना लिखा हुआ है, इसका खेलना होगा। यहाँ पे खेलना क्यों उचित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 23। परिवार एक साधन है। किस चीज़ का साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पेपर में कई बार पूछ लेता है। अगर हम लोग को ऑप्शन दे देगा इसी प्रकार से, जैसे परिवार हो गया या सरकार हो गई या मीडिया हो गई, ये किस प्रकार का जो है शिक्षा में साधन है, अनौपचारिक है या औपचारिक है या गैर औपचारिक है। तो इस प्रकार से चीज़ें हमारे में पूछी जाती, तो इसका भी ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आदर्श रूप से बर्ताव कर। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे अपने टीचर को देख के सीखते हैं। टीचर उनके लिए टीचर तो है ही है, साथ में एक हीरो भी है। तो जैसा उनका हीरो करेगा वैसा ही वो लोग भी करेंगे। तो टीचर अगर आदर्श बर्ताव करता है तो बच्चे भी उनसे सीखते हैं। तो इसीलिए टीचर को हमेशा आदर्श बर्ताव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। देखिए, बाकी चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है। सुवक्ता भी इम्पॉर्टेंट है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना भी इम्पॉर्टेंट है, कक्षा में समयानुवर्ती होना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन विद्यार्थियों की कठिनाई दूर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अध्यापक कितना भी अच्छा है लेकिन अगर वो विद्यार्थियों की कठिनाई दूर नहीं कर रहा है तो उसके लिए ठीक नहीं है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होगा वो होगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? अति सक्रिय बालक मतलब जो ओवर एक्टिव बालक होता है, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ऐसे बालकों को आप अति सक्रिय बालक को सही दिशा में कैसे लाएंगे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। देखिए, अब इस पर काफ़ी विवाद था कि ये ऑप्शन सही होगा या नहीं, लेकिन अगर आयोग ने इसे सही माना है तो यही ऑप्शन सही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही इसलिए है क्योंकि हमें उसकी एनर्जी को एक जगह लगाना है। वो अगर आप उसको खाली बैठेंगे तो किसी को मुक्का मार देगा, किसी को पेन चुभो देगा, पढ़ेगा नहीं, या वो उसका मतलब ज़्यादा हो सकता है घर से पढ़ के आ जाए, उसका मन ना लगे फिर क्लास में आप जो पढ़ा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से उसको भटकाने के मतलब वो भटकता रहेगा, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? उसकी एनर्जी को एक दिशा दे देंगे। तो उसको हम श्यामपट्ट साफ करने का काम दे देंगे, जिससे वो उसकी एनर्जी एक जगह लगे, उसका ध्यान एक जगह पे लगे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 27। पृथक पृथक समाज समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। इस पे आधारित होती है अगर बच्चे पृथक पृथक समाज जातीय, जैसे मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों के प्रति बच्चों का क्या पर्सपेक्टिव होता है, बच्चे किस प्रकार से लोगों को देखते हैं, तो जिस प्रकार से उनके अभिभावक देखेंगे उसी प्रकार से बच्चे देखेंगे। क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि बच्चे का जो सबसे पहला परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। जैसे बच्चा मतलब शिक्षा का एक साधन सबसे पहला क्या है, परिवार ही है। बच्चा परिवार से ही सीखता है सारी चीज़ें। तो वहाँ पे बच्चा जो अपने अभिभावकों को देखेगा, सीखेगा, जिस प्रकार के उनके अभिभावकों की मानसिकता होगी उसी प्रकार से बच्चे के अंदर भी वो मानसिकता डेवलप करती है। जो अभिभावक उसके देखेंगे टीवी पे या अपने बात करने में, वार्ता करने में, जिस प्रकार से उनका जो है भाव निकलेगा उसी प्रकार से बच्चा भी सीखेगा। तो उसके मन में भी वही धारणाएँ, वही चीज़, सारी चीज़ें, वही भ्रांतियाँ बैठना शुरू हो जाएंगी। तो इसका सही ऑप्शन है उसके अभिभावक की चित्रवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 28। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। अब देख लीजिए, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। क्योंकि टीचर को हमेशा अग्रसर रहना चाहिए नई चीज़ें सीखने के लिए भी। केवल एक तरफ से नहीं शिक्षा होती है कि आप सिर्फ बच्चे को सिखा रहे हैं, ये पहले हुआ करता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है या NCF 2005 के बाद से अब हमें क्या करना है, बच्चे को सिखाना भी है, बच्चे से सीखना भी, और हमेशा अग्रसर रहना है नई तकनीक सीखने के लिए, जिससे बच्चे को सुगम रूप से सिखाया जा सके। वही सबका साथ सबका विकास वाली बात है कि हमको सबको लेके चलना है, सबको अच्छे से ज्ञान देना है। तो हमें जो भी तरीका आसान लगेगा हम वो यूज़ करेंगे, उन्हें सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं आज। हम बस पहला ही सेक्शन CDP का ही डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से और सेक्शन भी हम डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऑप्शन सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर शिक्षक अपने अभ्यर्थियों का ज्ञान, प्रश्नों को ही नहीं हल कर पा रहा है तो ठीक बात नहीं। यही क्वेश्चन अभी हमने पहले भी देखा था, इससे मिलता जुलता यह आया था कि अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 25 जो था, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना हो। वहीं से कहीं ना कहीं मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है कि अपने विद्यार्थियों के अगर प्रश्नों को या समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है तो ठीक बात नहीं है। ओके, आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक समायोजन यानी कि इमोशनली कैसे बच्चे समायोजित कर पाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, उपयुक्त सभी व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इन सभी में बच्चे का संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होगा। तो ये था 2011 का पेपर जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और मैंने सारे ऑप्शन पढ़ के नहीं डिस्कस किया क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोग सारे आंसर देख लें और सारी चीज़ें समझ जाएँ कि कैसे पेपर पूछा जाता है और कैसे उसे रिवाइज़ करना है। एक तरीके का रिवीजन चल रहा है। अगर सारे ऑप्शन पढ़ते तो इसमें टाइम ज़्यादा जाता है और आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही अगले भी सीरीज़ हम लाते रहेंगे, सारे सब्जेक्ट की लाएंगे, सारे पेपर्स की लाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट कीजिएगा। अगर जैसे आप लोग को छोटे छोटे भी अगर वीडियोस चाहिए होंगे किसी के ऊपर तो मैं बना के लाऊंगा। थैंक यू।